हाय एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की रीडिंग क्लास में टाइम मैगजीन से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है और इस रीडिंग क्लास में आपको मौका मिलता है मेरे साथ इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को डेवलप करने का। इस क्लास के अंदर अपने ना केवल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि ट्रांसलेशन पे ध्यान देते हैं, बल्कि साथ में ग्रामर, वोकैब, हर एस्पेक्ट को साथ में लेके चलते हैं। अगर आप क्लास में नए हैं, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 मिनट की क्लास आप लोगे तो आपको पता लग जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है। आज के आर्टिकल में आप जानेंगे जर्नलिज्म का सही मैंडेट क्या है। बहुत बार आप देखते हैं कोई चैनल जो है न्यूज़ वाला हमेशा सरकार की बुराई करता है, कोई हमेशा सरकार की बड़ाई करता है। तो ये न्यूज़ चैनल वाले ऐसा काम क्यों करते हैं, इस क्लास में सीखेंगे। आज का क्विज़ भी देख लो अपना। जो जो चीज़ें आपसे मैं शेयर करूं क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है और 7 में से 7 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। शुरू करेंगे क्लास को। आइए कुछ नया सीख। चलिए, कह रहा है जी द पावर ऑफ ट्रू जर्नलिज्म। देखिए, जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, मीडिया का बिजनेस, मीडिया की इंडस्ट्री का काम। और पावर का मतलब होता है ताकत। कह रहा है जी सच्ची पत्रकारिता की ताकत क्या होती है, और वो क्या होती है वो आगे बता ही रहा आपको। कह रहा है जी सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड एम्पावरिंग द कॉमन मैन। कह रहा है जी जर्नलिज्म जो ट्रू है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, डेमोक्रेसी की यानी कि लोकशाही की, लोकतंत्र को सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और कॉमन मैन को एम्पावर करना, आम आदमी को सशक्त बनाना। एम्पावर बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ये वर्ड बना है पावर से। पावर एक नाउन है, उसके आगे एम रूट लगा करके आपने इसको वर्ब बना दिया। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स अपने आगे या पीछे कोई सफिक्स लेकर के अपनी वर्ब फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो इन वर्ड्स को ध्यान दिया करो। एम्पावर इज अ वर्ब। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द एसेंस ऑफ ट्रू जर्नलिज्म इज टू चैलेंज द रिजीम बाय फियरलेसली पोजिंग टफ क्वेश्चंस एवरी डे। कह रहे जो इसेंस है, देखो इसेंस वर्ड बहुत दिनों बाद आया है। इसेंस का मतलब होता है सार, सत्व, किसी चीज़ के अंदर का जो सेंट्रल आइडिया है। कह रहा है जी अगर सार निकाल लिया जाए ट्रू जर्नलिज्म का, तो वो क्या है, वो है चैलेंज करना, चुनौती देना रिजीम को यानी कि सरकार को। और कैसे? फियरलेसली पोज करके, खड़ा कर करके टफ क्वेश्चंस को, जो है कड़े सवालों को। और कब? हर रोज़ यानी कि एवरीडे। अगर आप मास कम्युनिकेशन में जाते हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, तो फर्स्ट डे ही आपको बता दिया जाता है कि जर्नलिज्म का यही मीनिंग है। आप सवाल पूछेंगे सरकार से हर रोज़, चाहे कोई भी सरकार हो। और क्यों करना है ये? इसके पीछे एक हिडन मोटिव है। मोटिव ये है, रिकॉग्नाइजिंग दैट पावर हैज़ द पोटेंशियल टू करप्ट ऑल। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए कि जो पावर है ना, उसमें पोटेंशियल होती है, ताकत होती है करप्ट करने की, खराब करने की, हर एक आदमी को। कॉल आ रही बात समझ में? आम आदमी इस बात को नहीं समझता है। आम आदमी तो ये बोलता है कि ये फला न्यूज़पेपर में तो हमेशा सरकार विरोधी बातें आती हैं। अरे भैया, जर्नलिज्म का ऑब्जेक्टिव यही है, हमेशा सरकार को चैलेंज करो, हर रोज़ चैलेंज करो। क्योंकि पावर जो है वो बड़े से बड़े और लायक से लायक आदमी को नालायक बना देती है, उसमें करप्ट करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। तो जर्नलिज्म का काम है चौथा स्तंभ बनना लोकशाही का, और सरकार को हमेशा दबाव में रखना कि वो गलत रास्ते पे ना चले। इसेंस आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, पावर आपका सब्जेक्ट है, हैज इसकी वर्ब है। पोज करना मतलब खड़ा करना, और ये वर्ड जो है ना पोज, ये आपको जनरली मिलेगा नेगेटिव चीज़ों को खड़ा करने के लिए, क्वेश्चन को, चैलेंज को, डिलेमा को। डिलेमा मतलब धर्म संकट, डेंजर यानी कि खतरा, डाउट को यानी कि शक। आ रही बात समझ में? तो पोज वर्ड को आप इन नेगेटिव चीज़ों के साथ में यूज़ करेंगे, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलोकेशन। आज से कोलोकेशंस पे अलग से ध्यान देंगे। कोलोकेशंस क्या होती हैं? को प्लस में लोकेशन। कुछ वर्ड्स की जो लोकेशंस होती है वो हमेशा एक दूसरे के साथ होती है। जैसे पोज वर्ड की लोकेशन क्वेश्चन, चैलेंज, डिलेमा, डेंजर या डाउट के साथ होगी। तो ये कोलोकेशनल पेयर्स जो है ना, आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही आपकी ओवरऑल जो है ना अंडरस्टैंडिंग को रिच बनाते हैं। तो पोज क्वेश्चन, पोज चैलेंज, पोज डिलेमा, पोज डेंजर एंड पोज डाउट, इस तरह से आपको इनको याद रखना है। बढ़े आगे। चलिए, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, किसी चीज़ के अंदर की संभावनाएं, उसकी कैपेबिलिटी। जल्दी से वोकैब देख लो क्लास की। सारे वोकैब वर्ड्स आपको दिखा देता हूँ शुरू में ही, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना क्लास को, ताकि इसको रीच मिले।
और उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की। 6 वर्ड्स हैं अपने पास, इसेंस से लेकर के फैलेसी तक। देखिए 2-3 नए हैं, 2-3 पुराने वर्ड्स हैं, पहले पुराने देख लो। इसेंस का मतलब होता है सार या सत्व, किसी भी चीज़ के अंदर का सेंट्रल आइडिया। अगर नींबू है ना, नींबू, उसका सारा रस निकाल लूँ एक नींबू का, वो रस जो है उसकी इसेंस बन जाएगा। फिर वो नींबू किसी मतलब बिना रस के वो नींबू किसी काम का नहीं है। उस नींबू का सेंट्रल आइडिया उसका रस ही था, उसकी इसेंस था। वैसे ही फोटोग्राफ्स आर अ टूल टू कैप्चर द इसेंस ऑफ ए सिचुएशन। फोटोग्राफ्स एक जरिया है, एक टूल है कैप्चर करने का, बनाए रखने का, किसी भी सिचुएशन की इसेंस को, उसके सार को। किसी भी सिचुएशन को आप फोटोग्राफ में कैद कैद कर लो, आज से 20 साल बाद भी फोटोग्राफ देख करके वो सिचुएशन जो है आपके दिमाग में फिर से ताज़ा हो जाएगी। इसको क्रक्स, जिस्ट या नीटी ग्रिटी भी बोलते हैं। आज ये वर्ड इसेंस आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है ट्रांसेंड, बहुत दिनों बाद आया है। ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड, पार चले जाना। लैंग्वेज एंड कल्चर ट्रांसेंड बॉर्डर्स। भाषा और संस्कृति जो है सीमाओं के, बॉर्डर्स के भी पार चली जाती है। भाषा चली जाती है ना, कल्चर भी चला जाता है। आप पाकिस्तान इंडिया में देखो, कल्चर बहुत सेम है बॉर्डर एरियाज़ में। बांग्लादेश और बंगाल का कल्चर देखो, लैंग्वेज बहुत सेम है। तो ये गो बियॉन्ड होते हैं, ट्रांसेंड होते हैं, है ना, बॉर्डर के पार। इसको सरपास करना भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में ट्रांसेंड आज आप देखेंगे। अगला वर्ड है जी एंटेल। ये वर्ड अच्छे से समझाया हुआ आपको। टेल का मतलब है पूंछ, और एन रूट लगा करके आप इसको बना रहे हैं वर्ब फॉर्म में। पूंछ क्या करेगी? ये एक जानवर है, इसके पीछे एक पूंछ है। जहाँ ये जानवर जाएगा पीछे पीछे पूंछ तो आएगी आएगी, आएगी या नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं है पूंछ कहीं और जा रही है, जानवर कहीं और जा रहा है। तो एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पीछे पूंछ बना के लाना, यानी किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना। अगर मेहनत की है तो सफलता तो एंटेल होने वाली है। बात समझ रहे हो? पीछे पीछे जो चीज़ आने वाली है, जो ज़रूरी होगी, लीड टू होगी, वो एंटेल होने वाली है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल हार्श पनिशमेंट इन इस्लामिक रिजीम्स। फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं एंटेल करते हैं, लीड टू करते हैं बहुत ही हार्ड पनिशमेंट को, बहुत ही कड़ी सज़ा को, इस्लामिक रिजीम्स में, ऐसी देशों में जहाँ पे इस्लाम से एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना। थियोक्रेसीज हैं जैसे कि यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगर ये वर्ड फिर भी समझ में ना आता हो तो इसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जो इसका फॉर्मूला, इसको लीड टू या रिजल्ट इन समझ लिया करो, ठीक है। एंटेल को रिजल्ट इन भी लिख सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है नरिश। नरिश का मतलब होता है पोषण देना, नर्चर करना, पालना पोसना। अच्छा खाना खाते हैं तो आप अपनी बॉडी को नरिश करते हैं। अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आप अपनी अपनी जो है बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपनी अवेयरनेस को नरिश करते हैं। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। नरिश को फीड या चरिश करना भी बोलते हैं, कल्टीवेट करना भी बोलते हैं। ट्रेड इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू नरिश द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। व्यापार जो है बड़ा ही काम में आने वाला जरिया है पोषण देने का, नरिश करने का, दो कंट्रीज़ के बीच के रिश्तों को। तो दो कंट्रीज़ में अगर अच्छा व्यापार होता है ना, तो कभी भी आपसी वो झगड़ा नहीं करेंगी। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, इंडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल, ये वर्ड जो बना है ना, वो बना है एक फ्रेजल वर्ब से, जिसका मतलब होता है डिस्पेंस विद। मतलब तो बता देता हूँ, मतलब वो फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से गेट रिड ऑफ होना, ठीक है। अगर कोई चीज़ इनडिस्पेंसिबल है ना भाई, तो उसका मतलब ये है उसको आप डिस्पेंस विद नहीं कर सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। वो इतनी ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने साथ रखने वाले हैं, किसी काम के लिए ज़रूरी है ना। जैसे हार्डवर्क जो है इनडिस्पेंसिबल है
एकेडमिक करियर के लिए, एकेडमिक सक्सेस के लिए, पढ़ाई लिखाई में अगर मैं सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क तो करना ही है। हार्डवर्क इज इंडिस्पेंसिबल टू योर एकेडमिक प्रेपरेशंस। यूज़ करके देखते हैं इस वर्ड को। ये वन वर्ड है, इंडिस्पेंसिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद। कंप्यूटर इज़ इंडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर जो है इंडिस्पेंसिबल है, इसको आप छुटकारा नहीं पा सकते हो अपनी मॉडर्न लाइफ में, क्योंकि कंप्यूटर तो हर जगह है ना। आपके एसी में भी कंप्यूटर लगा हुआ है, आपके घर में भी लगे हुए हैं पीसी, आपकी कार में भी कंप्यूटर है, कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर ज़रूर मिलेगा सारा दिन। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना आज का, फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है आपकी गलतफहमी, आपका फॉल्स बिलीफ। जैसे दुनिया को पहले लगता था, मतलब वर्ड को पहले लगता था कि दुनिया जो है वो चपटी है और हम जो है दुनिया का सेंटर है, यानी धरती के चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड घूमता है। तो ये हमारी फैलेसी थी, हमारी गलतफहमी या फॉल्स बिलीफ था। ऐसे ही वर्ड याद रहेगा आपको। इट इज़ अ कॉमन फैलेसी अमंगस्ट मिडिल क्लास टू बिलीव दैट मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। ये बहुत ही कॉमन सी फैलेसी है, कॉमन सा रॉन्ग जो है आइडिया है, बिलीफ है मिडिल क्लास के लोगों में। ऐसे लोग जो समझ गए ना, मध्यम वर्गीय हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, कि उनका ये मानना होता है कि पैसा आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं लाता। जनरली आप ऐसी बात कहते हुए ऐसे ही इंसान को सुनेंगे जिसके पास पैसा एक्चुअल में नहीं होगा, है ना। जिसके पास पैसा होता है ना, वो कभी भी लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का अनादर नहीं करता है, वो ऐसी बात कभी भी करता हुआ नहीं पाया जाएगा। तो मिडिल क्लास की ये फैलेसी होती है, इस तरह की बातें करना। मिसकंसेप्शन भी बोलते हैं इसको, है ना, फैलेसी को। चलिए अब जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। ये आज के आर्टिकल की समरी जो है ना, आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा हिला के रखेगी। जो आप सोचते आए हैं आज तक, उसको थोड़ा सा चेंज करेगी। खुले दिमाग से सुनना इसको, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर सुने होंगे जो एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं, सरकार से खड़े सवाल पूछते हैं, सरकार की बुराई करते हैं। और आप और मैं अपनी नादानी में ये सोचते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स हैं, इनको अपोजिशन से पैसा आता है, इनको बाहर से फॉरेन पावर्स जो हैं फंड करती हैं। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे या जर्नलिज्म की पढ़ाई करेंगे, तो आपको पहले ही दिन अपनी क्लास में ये सिखाया जाएगा कि यही ट्रू जर्नलिज्म है। जर्नलिस्ट वही है जो सरकार से सवाल पूछेगा, टफ क्वेश्चंस करेगा, बिना डरे और हर रोज़ करेगा। जो सरकारी नीतियों को इवेल्युएट करके चैलेंज करेगा, उनका क्रिटिकल एनालिसिस पेश करेगा। जो आम आदमी की आवाज़ बनेगा, सरकार को हमेशा दबाव में बैकफुट पे रखेगा। और ये इसलिए करना है क्योंकि पावर जो है ना, उसमें बहुत पोटेंशियल होती है किसी को भी करप्ट करने की। कितना भी नेक दिल आदमी है, अगर उसको बेइंतहा पावर मिल जाए तो वो अंततः करप्ट हो ही जाता है। इसलिए लोकशाही बचाने के लिए, सरकार की पावर को चेक में रखने के लिए जर्नलिज्म को ये मैंडेट मिला हुआ है। और आप और मैं क्या सोचते हैं, यार ये एंकर तो है बड़ा सरकार विरोधी है। एक्चुअल में वही एंकर है जो ट्रू जर्नलिज्म की भूमिका को अदा कर रहा है। समझ गए? बस आज की यही समरी है। ट्रू जर्नलिज्म को कॉमन मैन को समझाने की कोशिश की गई है। जो पढ़ाई पत्रकारिता की आप और मैं नहीं कर सके, उसका इसेंस आप इस आर्टिकल से ले पाएंगे। चलिए, आज की टोन है एनालाइजिंग। ऑफ कोर्स एनालिसिस प्रेजेंट किया गया है जर्नलिज्म की ट्रू नेचर का। कह रहा है जी, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है जी, इन अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, it is imperative for citizens to grasp the fundamental essence of journalism and its indispensable role in a society। देखो, टाइम्स मैगजीन है, बाहर की मैगजीन, आर्टिकल लग रहा है लिखा हुआ है इंडिया के लिए। कह रहा है जी, एक फलती फूलती डेमोक्रेसी के लिए, एक नर्चर होती हुई, ग्रो करती हुई लोकशाही के लिए। कह रहा है जैसे कि भारत है, लाइक इंडिया है। कह रहा है यहाँ पे ये चीज़ इम्पेरेटिव है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है यहाँ के सिटीजन्स के लिए, भारतीयों के लिए, कि वो ग्रास्प करें, वो अंडरस्टैंड करें, समझें उस फंडामेंटल इसेंस को, उस बुनियादी सार को, सत्व को, जो है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का, और इसके इंडिस्पेंसिबल रोल का, इसके ज़रूरी जो है भूमिका का समाज में, यानी कि सोसाइटी में। इंडिस्पेंसिबल वर्ड तो समझते हैं ना, जिसको आप डिस्पेंस विद ना कर सके, जो इसेंशियल हो, जिससे छुटकारा ना पाया जा सके। तो कह रहे हैं जी, भारत जैसे देश में आम आदमी को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जर्नलिज्म का सही मीनिंग क्या होना चाहिए। थ्राइविंग का मतलब है फलता फूलता, बर्जनिंग, ग्रोइंग, ये वर्ड आप बहुत बार देखते ही हैं, ऑलरेडी देख चुके होंगे। अच्छा, इम्पेरेटिव मतलब एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत नेसेसरी है ना, जो एक आपका ऑब्लिगेशन है। इट की वर्ब है इस। ग्रास्प करना मतलब चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना, समझना या अंडरस्टैंड करना, फैथम करना। इसेंस का मतलब आप जानते हैं, क्रक्स, सार, किसी भी चीज़ के अंदर की निटी ग्रिटी। इंडिस्पेंसिबल एक वन वर्ड है,
ऐसी चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके, जो इसेंशियल हो, जिसके बिना काम ही ना चले। अब ये जो इंडिस्पेंसिबल है, इससे ये बाकी सारे वन वर्ड्स भी बनते हैं, बहुत बार आपको करवा चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार खुद से बिना देखे इनका मीनिंग इनको याद करो। आपको कितने आते हैं? इरिवोकेबल, इनकॉरिजिबल, इनरिप्रेहेंसिबल, इनसरमाउंटेबल, इनकमेंसरेबल। ठीक है, आज की क्लास को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मुझे वैसे भी जाना ही है अभी थोड़ी देर में, है ना, एक जर्नी पे जाना है ऑफिस की तरफ से ही। तो ये जो सारे वन वर्ड्स हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लो अपने दिमाग में और स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी अच्छे से देख लेना। बढ़े आगे, चलिए। कह रहा है जी, फ्रीक्वेंटली इंडिविजुअल्स इवेल्युएट न्यूज़ आउटलेट्स बेस्ड ऑन देयर स्टैंस विज़-विज़ द रूलिंग रिजीम, द क्लासिक कॉमनवेल्थ फैलेसी। अब ये हमारी उस गलत फहमी की बात कर रहा है जो हर आदमी को किसी भी समाज में होती ही है। कह रहा है कि अक्सर जो है ना, आम आदमी जो इंडिविजुअल है वो इवेल्युएट करता है, अंदाज़ा लगाता है किसी भी न्यूज़ चैनल का, न्यूज़ प्लेटफॉर्म का, और किसके आधार पे? बेस्ड ऑन उसके स्टांस के, उसकी पोजीशन के। और पोजीशन किसके सामने? पोजीशन विसुवी, यानी कि सामने। विसुवी का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ या सामने। रूलिंग रिजीम के, उस रिजीम के, उस प्रशासन के जो रूल कर रहा है, जो सरकार बना के बैठा है। कह रहा है जी, यही होता है, एक आम आदमी को पता तो होता नहीं जर्नलिज्म क्या है, तो बस वो ऐसे ही इवेल्युएट करता है कि कौन सरकार के खिलाफ है और कौन सरकार के साथ है। अब ये डैश लगा क्या बता रहा है? कह रहा है जी, ये क्लासिक कॉमन मैन फैलेसी है, ये क्लासिकल टाइम से चलती आती हुई आम आदमी की गलत फहमी है। आ रही बात समझ में? हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर सेंचुरी के अंदर कॉमन मैन को इस फैलेसी का शिकार होते हुए हमने देखा है। चलिए, इंडिविजुअल्स की वर्ब है इवेल्युएट, विसुवी का मतलब होता है सामने, विद रिगार्ड टू या विद रिस्पेक्ट टू, या इसको इन फ्रंट ऑफ भी बोल सकते हैं। फैलेसी का मतलब होता है आपका मिसकंसेप्शन, आपका डिल्यूजन, आपकी गलतफहमी। कह रहा है जी, कैसे गलतफहमी है भाई ये? कह रहा है जी, हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट जेन्युइन जर्नलिज्म ट्रांसेंड्स दिस, एक्टिंग एज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल एंड होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। कह रहा है कि हालांकि ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना, इस बात को महसूस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो सही पत्रकारिता है वो इस चीज़ के काफ़ी आगे है, ट्रांसेंड करती है, गो बियॉन्ड होती है, जो है सरपास करती है ना। वो सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ, ये उसके लिए मुख्य मुद्दा नहीं है। कह रहा है और क्यों नहीं है? कह रहा है वो एक्ट करती है एक वॉइस की तरह आम आदमी की, और वो होल्ड करती है, बनाती है सरकार को अकाउंटेबल, यानी जिम्मेदार। अब इस प्रक्रिया में चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो सरकार के साथ हो, न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को कभी भी फील नहीं करते। आ रही बात समझ में? इट की वर्ब है इस, जर्नलिज्म की वर्ब है ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड करना या पार जाना, है ना, किसी चीज़ के पार देखना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ब्लाइंडली प्रेज और डिफेंड अ पॉपुलिस्ट रिजीम। कह रहा है जी, न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो है ना, उनसे बिल्कुल आशा नहीं होनी चाहिए, पैसिव वॉइस में, शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, कि वो अंधे होकर के प्रेज करेंगे या फिर डिफेंड करेंगे एक पॉपुलिस्ट रिजीम को। जिस न्यूज़ चैनल से आपको सरकार की प्रेज मिल जाए या वो सरकार को डिफेंड करता हुआ दिख जाए, वो ये कहते जी 2000 के नोट बड़े अच्छे बंद किए, वो ये कहते जी डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा किया, वहीं से बंद करके उस न्यूज़ चैनल से दूर भागो। अब ये आगे आपको बताएगा वो क्यों जो है झूठी पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की वर्ब है शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। सरकार की प्रशंसा करना किसी भी न्यूज़ चैनल का मैंडेट नहीं होता है। कह रहा है द ऑनस ऑफ प्रमोटिंग गवर्नमेंटल पॉलिसीज lies squarely on the government's information and broadcasting ministry in the most literal and realistic sense। कह रहा है जो जिम्मेदारी है ना, ये जो ऑनस है, और किस चीज़ का? प्रमोट करने का सरकार की पॉलिसीज़ को। कह रहा है ये सारी जिम्मेदारी लाई करती है, ये बिछी हुई है या ये साथ में रखी हुई है सीधे सीधे, यानी स्क्वायरली। स्क्वायरली का मतलब होता है एकदम क्लियरली, एकदम फॉर्मली, एकदम डायरेक्टली। और किसके ऊपर? सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय पे। और कह रहा है ये बात जो है ना, हम लिटरली भी बोल रहे हैं और रियलिस्टिक सेंस में भी बोल रहे हैं। हम इस बात को एकदम सच्चाई में, हकीकत में भी बोल रहे हैं, और इस बात को शब्द से भी आपको समझ ही लेना है, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? कुछ लोग कहते हैं ना ये मजाक किया जा रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो सरकार की, मतलब वो बढ़ाई करेगी, प्रेज करेगी। बोला जी उस मिनिस्ट्री का मैंडेट ही यही है कि सरकार को आपको लिटरल सेंस में प्रेज करना ही है। ऑनस मतलब जिम्मेदारी, इसकी वर्ब है लाइज। ऑनस वर्ड आप देख ही चुके हैं, बहुत बार करवाया आपको। ऑन प्लस में अस, ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे, जो हमारे ऊपर है वही हमारी जिम्मेदारी है। इस वर्ड का मतलब भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लाइज इसकी वर्ब है। स्क्वायरली का मतलब होता है क्लियरली या, है ना, डायरेक्टली।
लिटरल का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, अगर देखा जाए प्रिसाइज सेंस में देखा जाए तो यही काम है इस मिनिस्ट्री का। कह रहा है जी जर्नलिज्म प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्ट एज ए चेक ऑन अ गवर्नमेंट, प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। कह रहा है जी अगर पत्रकारिता का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप देखें तो वो होता है एक्ट करना, हरकत करना सरकार के ऊपर एक शिकंजे की तरह, एक चेक की तरह। चेक का मतलब समझते हैं, एक लिमिटेशन, सरकार के ऊपर हमेशा पंजा मार करके जर्नलिस्ट बैठा हो, यही उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और क्यों बैठा हो? बिकॉज पावर करप्ट एवरीबडी। कह रहा है जी प्रिवेंट करने के लिए मिसयूज को पावर के, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा, और इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार तरीके से प्रशासन को यानी कि गवर्नेंस को। अगर जर्नलिस्ट नहीं होंगे, सच्ची पत्रकारिता नहीं होगी तो सरकार को किसी का भी डर नहीं है, अपने हिसाब से पावर करेगी यूज़ और अपने हिसाब से प्रशासन को चलाने लगेगी। ऑब्जेक्टिव जो है प्राइमरी इसकी वो है। कह रहा है जी अब ये मैंडेट कैसे फुलफिल होगा? टू फुलफिल दिस मैंडेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मीडिया आउटलेट टू आस्क टफ क्वेश्चंस एंड रिमेन क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव एंड कमिटेड टू द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। कह रहा है जी ये सारी तामझाम कैसे करते हैं मीडिया वाले? कह रहा है जी इस मैंडेट को पूरा करने के लिए, इस जनादेश को फुलफिल करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है एक मीडिया आउटलेट के लिए कि वो पूछे मुश्किल सवाल, ही आस्क टफ क्वेश्चंस। और क्या करे वो? और वो रिमेन रहे, बना रहे सरकार के लिए क्रिटिकल, सरकार के आलोचक, ऑब्जेक्टिव बना रहे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अपनी बात को बीच में ना लाए, है ना, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो सच बात है उसको सबके सामने रखे बिना किसी बायसनेस के। और कमिटेड हो, वो पूरी तरीके से वचनबद्ध हो उस परस्यूट के पीछे, उस तलाश के लिए जो तलाश है सच की यानी कि ट्रूथ की। अच्छा बजाय किस काम के ये काम करना है? कह रहा है जी ये सारा काम करना है रादर देन बिकम एन अनअबैस्ड माउथ पीस फॉर द रिजीम ऑफ द डे। कह रहा है जी बजाय ये सारा काम करना है, बजाय रादर देन बनने के एक बेशरम माउथ पीस, बड़ा ही बेशरम प्रवक्ता सरकार का, रिजीम ऑफ द डे का, जो सरकार अभी पावर में बैठी है। तो कोई जर्नलिस्ट अगर आपको सरकार का प्रवक्ता बनता हुआ दिखता है तो समझ लो जर्नलिज्म की पढ़ाई करके भी उसने जर्नलिज्म को सही से नहीं कर पाया, क्योंकि सरकार का बेशरम प्रवक्ता बनना कभी भी जर्नलिस्ट की जो है उसके ड्यूटी लिस्ट में नहीं आता है। उसका काम यही है कि हमेशा दबाव बनाए, सवाल पूछे, सरकार को बैकफुट पे रखे, सरकार को हमेशा अपनी पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करने के लिए मजबूर करे। इट की वर्ब है इस, परसूट का मतलब होता है चेज, डिज़ायर, किसी चीज़ का पीछा, है ना, क्वेस्ट। माउथ पीस का मतलब होता है प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन। देखते हैं ना अपने अलग अलग पार्टियों के स्पोक्स पर्सन होते हैं, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का। अनअवेस्ट का मतलब होता है बेशरम, ऑडेशियस, ब्रेजन, शेमलेस। बढ़े आगे। कह रहा है जी बाय डिलीजेंटली फुलफिलिंग दिस रोल एज अ क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज द मीडिया एक्सर्ट्स कंटिन्यूस प्रेशर ऑन द रिजीम। अब ये वही बात कर रहा है। कह रहा है जी डिलीजेंटली फुलफिल करके। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का या लड़की जो अपने एजुकेशन, जो उसका प्रिपरेशन का जो शेड्यूल है उस पर बिल्कुल मेहनत के साथ चलता है बिना किसी ब्रेक के, वो डिलीजेंट पर्सन है। डिलीजेंट वो लोग हैं जो बिल्कुल अपने जो सोचा है, जो करना है, उसको पूरी मेहनत और पूरे मन और लगन के साथ करने वाले, है ना। इसको धुनी बोलते हैं, लगन वाले बोलते हैं। कह रहा है जी पूरी धुन के साथ में फुलफिल करते हुए अपने रोल को एक आलोचक के तौर पे सरकारी पॉलिसीज़ का, यही मीडिया जो है ना ये एक्सर्ट करती है, ये डालती है लगातार दबाव को किसी भी सरकार पे। अच्छा क्यों डालती है भाई दबाव? सरकार के ऊपर दबाव क्यों डालना है? कह रहा है जी इसलिए डालती है कंपेलिंग इट टू रिस्पेक्ट द वॉइस ऑफ द पीपल एंड फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस एज अ वेलफेयर स्टेट। ये दबाव तभी डालती है कि इसको कंपेल करते हुए, इस पर समझ गए ना, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। कह रहा है जी फोर्स करते हुए इसी सरकार को कि ये रिस्पेक्ट करे आम आदमी की आवाज़ को और ये पूरा करे अपने उन सभी वादों को जो है कल्याणकारी स्टेट का, वेलफेयर राज्य का। आई बात समझ में? थोड़ा सा देख करके अपने को अनफेयर लग रहा है कि सरकार पे क्यों दबाव बनाना है, सरकार बिना दबाव के काम करेगी। बट जर्नलिज्म का बेसिक मैंडेट यही है कि दबाव नहीं बनाया तो पावर करप्ट कर देगी। हमेशा दबाव बना के सवाल पूछते जाओ ताकि लोगों की आवाज़ को सरकार कभी भी भूल ना पाए। मीडिया की वर्ब है एक्सर्ट्स। एक्सर्ट का मतलब होता है डालना। अब ये डालने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है पानी डाल दिया बोतल में तो एक्सर्ट कर दिया, कोलोकेशन वाला वर्ड है। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेशर डालना, इन्फ्लुएंस डालना। आ रही बात समझ में? दबाव डालना, स्वे डालना, अथॉरिटी डालना। तो ये कोलोकेशन वाला वर्ड है, आज के क्विज में आपसे पूछा गया। एक्सर्ट प्रेशर, एक्सर्ट अथॉरिटी, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, एक्सर्ट स्वे।
चलिए, कंपेल करना यानी मजबूर करना, फोर्स करना किसी को, इसको टिप समवंस हैंड भी बोलते हैं। भाई किसी का हाथ मोड़ते हो, टिप करते हो, तो उसको आप मजबूर ही करते हो ना कि भाई मेरे लिए काम कर, उसका हाथ पकड़ लिया आपने, मोड़ने लग गए। तो ये टिप समवंस हैंड एक इडियम है, मजबूर करने के लिए यूज़ की जाती है। बढ़ेंगे आगे, डिलीजेंट वर्ड को नोट कर लेना, आपकी पढ़ाई से मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। कह रहा है जी, लास्ट पैराग्राफ है शायद इसका, कह रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजिकल लीनिंग it remains imperative to keep it in a check, as corrosive nature of power can affect even the most well-intentioned leaders। अब बता रहा है पावर का क्या नेचर होता है, ताकत का। कह रहा है जी, इस चीज़ को बिना तवज्जो दिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ और रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब है बिना तवज्जो दिए। अच्छा, किस चीज़ को भाई? सरकार की आइडियोलॉजिकल लीनिंग को, सरकार की वैचारिक प्रवृत्ति को, चाहे लेफ्ट विंग की सरकार है, चाहे राइट विंग की सरकार है, चाहे रिलीजियस सरकार है, चाहे एकदम सेकुलर सरकार है। कह रहे जी, बिना तवज्जो दिए ये चीज़ रिमेन रहती है इम्पेरेटिव, यानी कि बहुत ज़रूरी, कि सरकार को हमेशा चेक में रखा जाए, हमेशा उसको कंट्रोल में रखा जाए, दबाव में रखा जाए। अच्छा, कैसे रखा जाए और किसके द्वारा रखा जाए, क्यों रखा जाए? कह रहा है जी, क्योंकि जो क्रोसिव नेचर है, क्रोसिव का मतलब है खाने वाला, डैमेज करने वाला। जैसे जंग लोहे को डैमेज करती है ना, कोरोड करती है, क्रोसिव होती है जंग। कह रहा है कि जो क्रोसिव नेचर है, जो क्रोसिव प्रवृत्ति है पावर की, ये अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि सबसे साफ दिल वाले लीडर्स को भी। जो वेल इंटेंशन लीडर्स हैं, जो बड़ी ईमानदारी के साथ पावर्स में आए थे, पावर का नेचर ही ऐसा है कि कभी ना कभी उसको करप्ट कर देगी, उसको बदमाश बनाई देगी। आई बात समझ में? इट की वर्ब है रिमेन्स, नेचर की वर्ब है कैन अफेक्ट। क्रोसिव का मतलब होता है ना, ख़त्म करने वाला, काटने वाला, डैमेज करने वाला। पावर का नेचर ही क्रोसिव है। कह रहा है 10, द मीडिया अज्यूम्स अ सब्सटेंशियल पोजीशन एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी alongside the executive, legislative and judiciary by faithfully fulfilling its role as a vigilant watchdog। कह रहे जी, इस प्रकार से पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म जो है, वो अज्यूम करता है, टेक ओवर करता है, जिम्मा ले लेता है एक बहुत ही बड़ी पोजीशन का, एक बहुत ही बड़े ओहदे का। और कैसे? चौथे पिलर के तौर पे, डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के तौर पे, लोकशाही के। और किसके साथ साथ? बाकी 3 स्तंभों के साथ साथ, जिस पे लोकशाही या डेमोक्रेसी टिकी होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। और ये काम कैसे करता है? मीडिया चौथा पिलर बनता है डेमोक्रेसी का, चुपचाप, फेथफुली, एकदम भरोसेमंदी के साथ में फुलफिल करते हुए अपनी भूमिका को, एक चौकन्ने वॉचडॉग की तरह, एक ऐसे आदमी की तरह वॉचडॉग जो कि वॉच करेगा और चौकन्ना होकर करेगा, विजिलेंट होकर करेगा। हरी बात समझ में? तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स तो हम जानते ही हैं, ये किताबों में आपको मिलेंगे, लेकिन मीडिया जो है चौथा पिलर है। बिना इसको, चौथा पिलर मतलब इसको घोषित नहीं किया गया, ये अपने आप ही बना हुआ चौथा पिलर। इसका काम ही ये है कि इन तीनों पिलर्स को बना करके रखना है, इनके ऊपर हमेशा नज़र बना के रखनी है। मीडिया की वर्ब है अज्यूम्स। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, वॉचफुल, कॉशियस। और वॉच डॉग आप जानते ही हैं, ऐसा आदमी जो वॉच करे। डॉग का मतलब कुत्ता नहीं है यहाँ पे, मतलब एक, वैसे तो काम किसका होता है निगरानी करने का, कौन से जानवर का होता है? डॉग का ही होता है ना। तो कोई भी एजेंसी जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया में ध्यान रखती है, निगरानी करती है, उसको अपने वॉच डॉग बोलते हैं, है ना। अब इसमें कुत्तेपन की बात नहीं है कोई। जैसे आरबीआई जो है वॉच डॉग है बैंकिंग सेक्टर का, सेबी जो है वॉच डॉग है जो है शेयर मार्केट्स का, है ना, सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट्स का। आईआरडीए जो है, एडा, ये जो है वॉच डॉग है इंश्योरेंस जो है सेक्टर का। तो हर सेक्टर का आपको एक वॉच डॉग मिलेगा। ट्राई जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का वॉच डॉग है, वैसे मीडिया जो है लोकशाही का वॉच डॉग है। बढ़े आगे, वर्ड सारे समझ में आ रहे हैं? चलो, कह रहा है जी, जेन्युइन जर्नलिज्म एंटेल्स क्वेश्चनिंग द रिजीम एवरी डे। कह रहा है जी, जेन्युइन जर्नलिज्म जो है वो एंटेल करता है, जरूरी बनाता है या लीड टू करता है सवाल करने की तरफ रिजीम को, यानी सत्ता में बैठी ताकत को, सरकार को, हर रोज़, एवरी डे। उसका काम यही है कि रोज़ सुबह उठते ही सरकार से सवाल पूछे, सरकार को हमेशा ऐसा लगता रहे कि कोई बैठा है हमारे ऊपर वॉच करने वाला। जर्नलिज्म की वर्ब है इंटेल्स। कह रहे सेंसेशनल हेडलाइंस शुड नॉट सर्व एज आवर गाइडिंग प्रिंसिपल, सेमीकोलम, इंस्टेड वी ought टू सीक रिलायबल सोर्सेज दैट प्रायोरिटाइज ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी। अब मीडिया के लिए हमें भी कुछ आगाह कर रहा है। कह रहा है जी, जो सनसनीखेज हेडलाइंस है ना, उनको सर्व नहीं करना चाहिए हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे, हमारे न्यूज़ कंजम्पशन के मेन सोर्स के तौर पे। तो जहाँ पे आपको मिर्च मसाला मिल रहा है न्यूज़ में,
जहाँ पे सेंसेशनल हेडलाइंस मिल रही हैं, समझ लो पत्रकारिता का वहाँ पे गला घोंटा जा रहा है। ये काम पत्रकारिता का बिल्कुल भी नहीं होता। कह रहे बजाय इसके हमें कोशिश करनी चाहिए, वी ऑट टू, कि हम सीख करें, हम ढूंढें भरोसेमंद सोर्सेज को जो प्रायोरिटाइज करते हैं, जो प्राथमिकता देते हैं सच को और जिम्मेदारी को। ऐसे न्यूज़ चैनल्स वो होते हैं जहाँ पे आपको न्यूज़ सुनने पे मज़ा नहीं आएगा। वो आपको फैक्ट्स बताएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस देंगे, आप सुनते सुनते बोर हो जाएंगे और आप चैनल चेंज कर देंगे। लेकिन वही रिलायबल सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको सुनना चाहिए। जर्नलिज्म की वर्ब है एंटेल्स, हेडलाइंस की वर्ब है शुड नॉट सर्व, वी की वर्ब है ought टू, दैट की वर्ब है प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। दैट आया सोर्सेज के लिए, सोर्सेज प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है। कह रहा है जी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट डिमांड एंड सपोर्ट मीडिया आउटलेट्स दैट अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म, स्क्रूटनाइजिंग अथॉरिटी एंड होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स कमिटमेंट्स। कह रहा है जी अगर इतना पढ़ लिया और समझ गए तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अब हमें डिमांड करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ऐसे मीडिया आउटलेट्स का जो कि अपहोल्ड करते हैं, बनाए रखते हैं पत्रकारिता के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को। और पत्रकारिता के क्या सिद्धांत हैं भाई, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये डैश लगा के बता रहा है। कह रहा जी यही दो प्रिंसिपल्स हैं, सरकार की यानी अथॉरिटी की स्क्रूटनी करना, उसकी जांच करना, उसको इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन करना, और सरकार को जिम्मेदार ठहराना अपने वादों के लिए जो करके वो जो है वोट लेकर के आई है। ठीक है, चलिए वी की वर्ब है मस्ट डिमांड एंड मस्ट सपोर्ट। आउटलेट्स के लिए आया दैट की वर्ब है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना। ये भी कोलोकेशन वाला वर्ड है। अपहोल्ड को मेंटेन करना भी बोल सकते हैं। अब आप क्या मेंटेन करेंगे, क्या बना के रखेंगे? आप किसी कमिटमेंट को अपहोल्ड करेंगे, किसी कानून को अपहोल्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, किसी ऑर्डर को अपहोल्ड करेंगे। तो अपहोल्ड वर्ब कोलोकेशन में कमिटमेंट के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में, ऑर्डर के साथ में, डॉगमा के साथ में, रूल के साथ में, सिद्धांत के साथ में यूज़ होता है। कोलोकेशन में इसको देखोगे ना जितना उतना दिमाग में बैठेगा। अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है स्क्रूटनी करना, जांच करना, एग्जामिन करना, क्रिटिकली किसी को असेस करके उसका जायजा लेना। अब आगे लास्ट पैराग्राफ है शायद इसके बाद। कह रहा है जी चेरिश द जर्नलिस्ट हु शो द हीरोइक करेज, डैश लगा बता रहा है, ऑलमोस्ट लाइक ए ब्रिक वॉल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग इवन द रिजीम्स दैट एंजॉय सब्सटेंशियल पॉपुलर बैकिंग। कह रहा है जी संजो के रखो, चेरिश करो, अप्रिशिएट करो, नर्चर करो ऐसे पत्रकारों को, ऐसे जर्नलिस्ट को जो दिखाते हैं हीरो के जैसा करेज, एकदम नायक के जैसा साहस। और कैसा? कह रहा है बिल्कुल एक पत्थर की दीवार जैसा। और ये साहस किस चीज़ का है? ये साहस है सवाल पूछने का और एग्जामिन करने का। यहाँ तक कि ऐसे रिजीम्स को, ऐसी सरकारों को जो इंजॉय करती हैं सब्सटेंशियल पॉपुलर बैकिंग को, बहुत बड़े स्केल पे पॉपुलेशन के सपोर्ट को। आ रही बात समझ में? तो ऐसा जर्नलिस्ट जो एक पॉपुलिस्ट सरकार के सामने भी खड़ा हो जाए और उससे क्वेश्चन करे, उसकी नीतियों को स्क्रूटनाइज करे, जब उसको ये भी पता है कि सरकार का सारा वोटर बेस मुझे गालियाँ ही देगा, कह रहा है ऐसे जर्नलिस्ट को आपको चेरिश करके रखना है, वही आपका ट्रू जर्नलिस्ट है। और ये क्यों करता है ये? कह रहा है जी ये इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एंड सेफ गार्ड द डेमोक्रेसी इन प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस में लोकशाही को सेफ गार्ड करना है ना, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए करता है। वो अपनी हीरोगिरी के लिए नहीं करता है, वो अपने मैंडेट को फॉलो कर रहा होता है। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। कह रहा है जी चेरिश जो है ना, ये तो आपकी वर्ब, और ये सेंटेंस शुरू हुआ है वर्ब की बेस फॉर्म से। इसका मतलब ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आपको कोई ऑर्डर, सजेशन या कमांड दी गई है और इसमें आपको कमांड मिली भी है, चेरिश करो ऐसे जर्नलिस्ट को, संजो के रखो ऐसे पत्रकार को। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट अपने आप अंडरस्टूड होता है, यू। आपसे कहा जा रहा है ना यू चेरिश अ जर्नलिस्ट, तो यहाँ पे यू हिडन सब्जेक्ट है, वर्ब है उसकी चेरिश। चेरिश आप देख चुके हैं, अच्छे से संजोना, नर्चर करना, अडोर करना, अप्रिशिएट करना, है ना, पालना पोसना। हु की वर्ब है शो, हु आया जर्नलिस्ट के लिए। हु की दूसरी वर्ब है सेफ गार्ड। ये अपना साहस भी दिखाते हैं और लोकशाही के लिए पत्थर की दीवार बन करके खड़े भी रहते हैं। रिजीम्स के लिए आया दैट, रिजीम्स का मतलब है प्रशासन, सरकारें, इसकी वर्ब है एंजॉय। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत बड़ा, आकार में, इंपॉर्टेंस में, या किसी भी है ना मात्रा में, है ना, क्वांटिटी में। सब्सटेंशियल मतलब ह्यूज इन साइज, इंपॉर्टेंस और क्वांटिटी। सेफ गार्ड करना मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना। आप गार्ड बन के किसी चीज़ को सेव कर रहे हैं, मतलब हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। सिंपल सा आर्टिकल है, लास्ट सेंटेंस है इसका।
कह रहा है जी, बाय एम्ब्रेसिंग द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मीडिया, अ नेशन कैन कलेक्टिवली फोर्टिफाई इट्स डेमोक्रेसी एंड फोर्ज अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर इटसेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशंस। कह रहे जी, आज ये कड़ा फैसला लेकर के, जो फैसला है इम्ब्रेस करने का, अपनाने का, गले लगाने का, और किसको, ऐसी पोटेंशियल को, ऐसी संभावना को जो है एक आज़ाद और निष्पक्ष मीडिया की। निष्पक्ष मीडिया कौन सी है? जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करेगी। कह रहे जी, इस तरह की मीडिया की संभावना को अपनाने का जो काम है ना, ऐसा करके कोई भी समझदार देश जो है कलेक्टिवली यानी मिलजुल करके फोर्टिफाई करता है, मजबूत करता है अपनी डेमोक्रेसी को, अपने जनतंत्र को, अपनी लोकशाही को, और वो फोर्ज कर सकता है, वो बना सकता है एक और ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर, एक और ज़्यादा चमकीला भविष्य अपने आप के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों यानी जनरेशन्स के लिए। आई बात समझ में? थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस है लेकिन ठीक है ना, ऐसे ही बनाए। नेशन की वर्ब है कैन फोर्टिफाई और दूसरी वर्ब है कैन फोर्ज। कैन फोर्टिफाई एंड कैन फोर्ज। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? फोर्ट मतलब किला, फोर्ट से ही आपने बनाया फोर्टिफाई। फोर्ट मतलब मजबूत किला, फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, जैसे आप किले को मजबूत बनाते हैं। वैसे ही देश भी है ना, अपनी डेमोक्रेसी को फोर्टिफाई कर देगा, मजबूत बना के स्ट्रेंथन कर देगा। और फोर्ज वर्ड आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से बनाना, किसी रिश्ते को, किसी फ्यूचर को, डील को, कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी चीज़ को फॉर्म करना बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ। ठीक है, तो ये फोर्ज भी कोलोकेशन वाला वर्ड है। फोर्ज ए डील, फोर्ज ए कॉन्ट्रैक्ट, फोर्ज एन अलायंस, फोर्ज ए रिलेशनशिप, फोर्ज ब्राइटर फ्यूचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। एक छोटा सा ग्रामर रूल है यहाँ पे, फटाफट आपको दिखा देते हैं क्योंकि इस पे आपको 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे अपने क्विज में। रूल ये कहता है जी, ये सारे वो वर्ड्स हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो बीच में आप देख रहे हो, जिनके बाद में उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगानी है। अगर आपको प्रेपोजिशन दिख, मान लो ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो, तो उस केस में आप इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करें। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर द रिप्लाई, हम अभी भी अवेट कर रहे हैं उनके रिप्लाई का। ये सेंटेंस गलत है अपने आप में। अवेट वर्ब इन्हीं वर्ब्स में से एक है, देख रहे हो, अवेट। तो यहाँ पे फोर गलत है, इस फोर को आपको निकालना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अवेटिंग देयर रिप्लाई। वैसे ही वी इंजॉयड इन द पार्टी, हमने इंजॉय किया पार्टी में। इंजॉय वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, इस जो है उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको इंजॉय वर्ब को एक रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बना करके। और रिफ्लेक्सिव क्या होगा? वी का रिफ्लेक्सिव होगा आवरसेल्व्स। अब रिफ्लेक्सिव बनाना नहीं सिखाऊंगा मैं, बनाने सिखाऊंगा तो लंबी हो जाएगी क्लास, है ना। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ। वैसे ही वी इंजॉयड आवर सेल्फ लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आया नहीं और आपने एक प्रेपोजिशन लगा रखी है सीधे सीधे। और इस प्रेपोजिशन को भी नहीं निकाल सकते, या तो इसको निकाल दो, आप लिख दो वी इंजॉयड द पार्टी, तब भी सेंटेंस सही है, हमने पार्टी का मजा लिया। जिस चीज़ का मजा लिया है ना, वो इंजॉय वर्ब के बाद आएगी, और अगर नहीं ला पा रहे हो तो फिर एक रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करो, है ना। ऐसे इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी बैंक में बहुत पूछा गया है। दे हैव नेवर डिस्कस्ड अबाउट दिस इशू अगेन, उन्होंने फिर इस इशू के बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया। नेवर डिस्कस्ड अबाउट दिस इशू, गलत क्वेश्चन है भाई। डिस्कस जो वर्ब है अपने बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं लेती, अबाउट को निकालो। दे हैव नेवर डिस्कस्ड दिस इशू अगेन। वैसे ही टैकल जो है, टैकल का मतलब होता है निपटना, कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इम्फसाइज जो है, इसका मतलब होता है जोर देना, इसके बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावित करना, इसके बाद में भी कभी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। 10-12 वर्ब्स हैं, इनको याद कर लो, हमेशा इनको अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको देना है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार हो चुका है, आज आपका रिवीजन हो गया। अब आ जाओ आर्टिकल पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी वर्ब्स का ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतने पार्ट का। चलो अब जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और कैसा लगा बताना कमेंट्स में। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं खुद रीड करता हूँ ना, मैं फिर रीड करते कि आपके लिए निकालता हूँ वो सारे। तो ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम्स को क्रश करने वाले, दिमाग को खोलने वाले आर्टिकल्स बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बताया जी, पूछा है कौन सी क्वालिटी जो है सिटीजन्स को चेरिश करनी चाहिए, संजो के रखनी चाहिए किसी पत्रकार में। तो इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी पत्रकार के लिए अच्छी चीज़ है और हमें उस पत्रकार को रिस्पेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में बताऊंगा ना, चारों जो आपके ऑब्जेक्टिव्स, तो आप खुद ही बता दोगे फिर। अब ये खुद से ट्राई करो मेरे हिंदी में बताए बिना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड पे आ जाओ, कह रहा है जी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मीडिया के रोल की
चौथे स्तंभ के तौर पे डेमोक्रेसी के। तो बता दो क्या सिग्निफिकेंस है इन चारों पांचों में से, है ना। क्या ये काम करना है, क्या मीडिया ये करती है, क्या मीडिया सपोर्ट करती है सरकार को, है ना, क्या ये इंश्योर करती है कि इसके पास पावर हो, इन सब के ऊपर, इन सबसे ज़्यादा पावर हो, क्या काम होता है मीडिया का। तो कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया। अच्छे क्वेश्चन है मेंस लेवल के, ट्राई करो इनको। थर्ड में पूछा है ऐसी चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके जो बड़ी ज़रूरी हो, उसके लिए क्या वन वर्ड लगाओगे, ऑलरेडी आपको आता है। चौथे में पूछा है फैलेसी का क्या सिनोनिम है, ठीक है, ये है, ये है, ये है या ये है। इसमें ई भी डाल दो, नन ऑफ द ऑप्शंस। हो सकता है चारों ही ना हो, है ना। तो पांचों में से बताओ क्या आपका आंसर बनेगा। ई को भी रख लेना, नन ऑफ द ऑप्शंस को। छवें और पांचवें में पूछा आपसे दो एरर्स आपको मिलेंगी। एरर्स मैं आपको बता देता हूँ, एक तो इस पोर्शन में और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस पोर्शन में। चलो निकालो एरर्स को, डालो कमेंट सेक्शन में। अभी कॉन्सेप्ट करवाएं आपको दोनों, है ना, हमेशा ट्रांजिटिव रहने वाली वर्ब्स के। सातवें पूछा है जी इनकरेक्ट कोलोकेशन बताना आपको, जो वर्ड पेयर आप जनरली नहीं देखते हैं। पोज क्वेश्चन गलत लग रहा है, फैलेशियस बिलीफ गलत लग रहा है, फैलेशियस बिलीफ गलत लग रहा है, एक्सर्ट प्रेज गलत लग रहा है, या फोर्ज एंड अलायंस गलत लग रहा है। चारों वर्ड्स आपको मैंने करवाए थे कोलोकेशन वाले, तो मुझे बताओ कौन सी कोलोकेशन आपको अजीब लग रही है ना। डालना कमेंट सेक्शन में। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से अपना चेक करो और बताओ। आर्टिकल कैसा लगा ज़रूर बताना, ऐसे और आर्टिकल्स आपसे शेयर करेंगे। हो सके तो इसकी समरी लिखें 3-4 सेंटेंसेज में, पढ़ने में सबको मज़ा भी आएगा और एक आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअली, मैं एक एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो रेगुलरली कमेंट करता है, उसके नाम से मैं उसको पहचानता हूँ। चलिए, अंटिल देन।